ऐसा नहीं कि वो कल्पना में है, चूंकि सिद्धांत अगर सिर्फ बोला जाए वह महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवहार में वह दिखाई दे वह असली सिद्धांत होता है। हम सिर्फ बोले और व्यवहार उल्टा हो, हम आपको पूरा शिक्षा दे, अब व्यवहार में उसके विपरीत हम खुद आचरण करें, तो वह वास्तविक शिक्षा नहीं हो पाती है, वह छद्मी शिक्षा होती है, जो हम जिसकी का विषय बाद में है, हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मैं कहा कि व्यवहार में साबित किया विज्ञान ने, उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था, बावजूद इसके साइंटिफिक टेम्परामेंट शुरू से प्रारंभ से रहा। भारतीय समाज में हो चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, दर्शन के क्षेत्र का इतिहास देखेंगे सर्वत्र रहा है। तो हमने कहा कि गति जो है यही विकास का मोटिव फोर्स है, प्रेरक शक्ति है। अभी तक दुनिया में 6 तरह की गति, 5 तरह की गति का साइंस ने इजाद किया था और 6ठी गति की चर्चा कार्ल मार्क्स ने की। जैसे लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, जिसमें गति का सिद्धांत है, विचार है। तो भौतिकवाद में जो गति की चर्चा है वह है सबसे पहले यांत्रिक गति। न्यूटन कहते हैं कि कोई भी वस्तु विरामावस्था से गत्यावस्था में तब तक नहीं जाती जब तक बाह्य बल नहीं लगाई जाए। यानी कोई भी वस्तु जहां तहां है उसको हटाने के लिए बाहर से ताकत लगाना पड़ता है, ढकेलना पड़ता है। बस भी स्थिर है तो उसको मोटर से ढकेलना पड़ता है, कभी बंद हो जाता है तो पीछे से धक्का देना पड़ता है। यानी विरामावस्था से अस्थिर जो है उससे गति में लाने के लिए इसको धक्का देना पड़ता है बाहर से। इसको कहते हैं यांत्रिक गति। तो लोग समझता है कि गति के लिए धक्का देना जरूरी है, लेकिन यांत्रिक गति के अलावे एक गति वह है जो दिखाई नहीं देता है, वो उस वस्तु के भीतर है जो पता नहीं चलता है, जिसको कहते हैं भौतिक गति। और वह भौतिक गति जो है ये हर वस्तु के भीतर विद्यमान है और वह है बाद में खोज हुआ इसका हम बोल रहे थे भौतिक गति। भौतिक गति है जैसे पूरा दुनिया विज्ञान ने साबित किया कि अणु से बना है, परमाणु से बना है। तो अणु और परमाणु आप देखे होंगे उस हर वस्तु के भीतर वह काम करता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है, अपोजिट्रॉन उसका चक्कर लगाता है। यह विज्ञान का विषय है, लेकिन कहने का मतलब कि हर वस्तु के भीतर नेगेटिव और पॉजिटिव चीज एक दूसरे के गतिमान अवस्था में रहता है। तो उसको भौतिक गति कहते हैं, यानी पदार्थों के भीतर भी गति है। इसके बाद में भौतिक गति की बात होता है एक रासायनिक गति, केमिकल मोशन। यह रासायनिक गति क्या है? रासायनिक गति यह साबित हुआ कि हर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो आपस में घूमते रहता है। वैज्ञानिकों ने साबित किया, एमएससी में पढ़ाई होता है मेंडल की थ्योरी। मेंडल एक वैज्ञानिक हुए जिसने साबित किया कि एसिड बनने के क्रम में किस तरह से जब रोबिनस एसिड बनता है और अमीनो एसिड जो उसके मॉलिक्यूल आपस में हर चीज कौन से बना है, जब आपस में मिलते हैं तो अमीनो एसिड बनता है। और अमीनो एसिड बनने की पीरियड में आपस में काफी एक तरंग पैदा होता है। उस पीरियड में उसमें अगर पत्थर डालो तो फेंक देगा, अगर पानी डालो तो स्वीकार कर देगा। तो कहा कि तो आदमी के यानी जीव के गुण का लक्षण है, जो हम बेहतर चाहते हैं वो स्वीकार कर लें और जो हमको अच्छा नहीं पसंद है उसको फेंक दे। तो उस अमीनो एसिड उस बनने की अवस्था है। ये अलग से विषय है, एमएससी में स्पेशली में पढ़ाई होती है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या है? वही अमीनो एसिड से अमीबा बनता है।
अमीबा, जो पूरे मानव जीव जगत के शरीर का रचना होता है अमीबा से। और वही अमीबा अगर क्लोरोफिल धारण कर लेता है, क्लोरोफिल जो हरा वस्तु है, तो वनस्पति जगत की तरह विकसित होता है। और वही अगर प्रोटोप्लाज्म धारण करता है तो जीव जगत की ओर विकसित करता है। यानी निर्जीव से जो सजीव बनता है, यह केमिकल मोशन, रासायनिक गति के क्रम में बनता है। जब अमीनो एसिड बनता है, और अमीबा से ही शरीर बना है, जो थोड़ा भी पढ़े होंगे जानते होंगे, अमीबा से शरीर बना है। तो वह अमीबा, तो दो चीज है, आप देखे होंगे कि जल में काई होता है ना, काई से धीरे धीरे वो जो हरा चीज जो विकसित होता है, ग्रीनरी विकसित होता है, तो वहां से शुरू होता है। जब क्लोरोफिल धारण कर लेता है तो वनस्पति जगत हुआ, और जो प्रोटोप्लाज्म धारण किया हुआ जीव जगत की ओर विकसित हुआ। यह सिद्धांत, और उसके बाद में एक डार्विन आए, तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया इसके बाद में कि कैसे कैसे। और सारे सिद्धांत जो विज्ञान का खोज हुआ, यह एक कड़ी में हुआ जिसकी चर्चा मार्क्स ने किया था। और डार्विन के बाद ये बात खाली वही नहीं है, और तब हुआ कि जल से सारी सृष्टि की रचना हुई है। हमने कहा ना कि मजदूर की उत्पत्ति की बात करेंगे तो पहले समाज कैसे बना, समाज की उत्पत्ति की बात करेंगे तो धरती कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना। तो यहीं से देखिए कैसे ब्रह्मांड से बनता है, और समाज कैसे बना, तो जीव कैसे बना। तो जीव निर्जीव से बनते हुए जीव बना। और कैसे, मछली पहले जल से शुरू होता है, तो जल में रहने वाला जीव, उसके बाद में आधा जमीन और आधा जल में रहने वाला जीव, फिर जमीन में रहने वाला, फिर जंगल में रहने वाला, और फिर समाज में रहने वाला, ऐसा परिवर्तित होता है। यह साइंस में ही नहीं कहा गया, हमारे भारतीय दर्शन के 10 अवतार में भी इसकी चर्चा है। डार्विन के सिद्धांत 10 अवतार की चर्चा है ना भारत में, कि 10 भगवान का अवतार हुआ है। वो 10 अवतार का क्या श्लोक है मालूम है? मत्स्य कुर्मो पराहस्य नरसिंह देवुत वामना रामो रामस्य रामस्य बुद्ध कलम की चतुर्दशा। यानी 10 अवतार की जो चर्चा है भारत में, कि सबसे पहले कौन है? मत्स्य अवतार, मछली अवतार, मत्स्य अवतार की चर्चा सुनी। इसके बाद में कुर्मो अवतार, केकड़ा अवतार। तो कुर्मो जो है ना, कछुआ, कछुआ जिसमें, हाँ कछुआ, तो कछुआ जमीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है, बालू में अंडा देता है कछुआ, देखे होंगे। तो कैसे जल से जमीन में, और फिर यहां से होता है तो बड़ा माने सुअर अवतार, जंगल में रहने वाला, और जंगल के बाद में फिर नरसिंह, आदमी भी आधा है आधा सिंह भी है, नरसिंह अवतार। इसके बाद में फिर परशुराम अवतार, परशुराम है जो कुल्हाड़ी लेकर के और सफर करते हैं। फिर राम अवतार, और फिर बलराम अवतार। बलराम अवतार किसानी हल दिए हुए, यानी आधुनिक कृषक समाज के आने तक के अवतार की चर्चा है। और अंतिम अवतार कलयुग का है, कलकी का है, जिसकी बात में फिर आते हैं बुद्ध, कि बुद्ध आते हैं जो दुख के खिलाफ विद्रोह करते हैं। और बुद्ध के बाद में कलकी अवतार की चर्चा है, कि कलिकाल इसको भी कहा गया है, और 10 अवतार है। तो ये जो दर्शन के जो संघर्ष होते रहे हैं, इसमें कॉमन चीज आमतौर से रही है कि कैसे विकास का क्रम भी चला है। तो हम इसी विकास के क्रम में, तो हमने तो कहा जैविक गति तक, जैविक गति हुई अमीबा तक। मार्क्स ने कहा कि नहीं, एक सामाजिक गति भी है, समाज भी पदार्थ है, समाज भी उसी नियम से चलता है जिस नियम से प्रकृति चलती है। इसलिए समाज के गति का सिद्धांत उन्होंने रखा, और अपने दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक नया सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम है ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटरिज्म, कि कैसे मानव समाज का इतिहास विकसित हुआ है। और मानव समाज का इतिहास जो विकसित हुआ है,
इसकी चर्चा उन्होंने हिस्टोरिकल मेटरलिज्म में किया है। हिस्टोरिकल मेटरलिज्म में चर्चा करते हुए मार्क्स बताते हैं कि पूरा सृष्टि मानव समाज उत्पादन से चल रहा है। माल कहा कि किसी भी समाज को अगर समझना हो कि यह कैसा समाज है तो समाज में उत्पादन कैसे होता है उसके बारे में समझ लिया जाए। उत्पादन क्या है? क्योंकि हमारे आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है दैनिक जीवन में, रोज बरोज की जिंदगी में, सामाजिक जीवन में, वह कैसे बनता है यह मूल प्रश्न है। और कहा कि वही असली चीज है समाज के विकास। और उस संदर्भ में उन्होंने शुरू में लिखा कि समाज जो विकास किया वह के कालखंड में कई चरणों में विकास किया है। जब हम मजदूर वर्ग की उत्पत्ति की बात करते हैं तो वह कहते हैं सबसे पहले इस धरती पर जब जीव आया, परशुराम की कथा हम बताए ना कि परशुराम कुल्हाड़ी लेकर के यानी औजार इस्तेमाल करने वाले, उसके पहले शेर हथियार का यूज नहीं करता। इवेल्युएशन इसको बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन। एक चीज का लोप होना, उसके जगह नया चीज का आना, यही विकासवाद का सिद्धांत है जो डार्विन ने दिया। तो परशुराम आते हैं जो हथियार का इस्तेमाल करते हैं। और इसी क्रम में एक किताब, छोटी सी पतली सी किताब है, बानर से नर बनने में श्रम की भूमिका, कि कैसे आदमी बंदर से आदमी बना। बंदर के पहले 4 पैर के लोग थे, चौपाया थे, वो आदमी कैसे बना? तो कहा आदमी बनने में श्रम की भूमिका थी, मेहनत की भूमिका थी। और मेहनत के लिए जरूरी था कि उसका हाथ फ्री हो। तो बंदर 2 हाथ को धीरे धीरे फ्री किया और हाथ का यूज करना शुरू किया। और वही हाथ धीरे धीरे औजार बनने के रूप में काम में आने लगे। और फिर आप देखेंगे इतिहास में पाषाण युग से, यह हिस्ट्री का विषय है कि कैसे पाषाण युग से विकसित होते होते कोई भी समाज उन्नत समाज है कि पिछड़ा समाज है, उसका मूल्यांकन, मापदंड उस समाज में इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार, औजार होता है। कौन पिछड़ा समाज है, कौन उन्नत समाज है, इसका पता लगाना हो तो उस समाज में कौन सा औजार इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा उपकरण इस्तेमाल हो रहा है, इसी से समझा जाता है। अगर हम कहते हैं कि भारत की खेती पिछड़ा है, कि हल और बैल से खेती हो रही है, तो पिछड़ा खेती उसको कहते हैं। और आज हार्वेस्टर से खेती होने लगी है। और आधुनिक ढंग से आप देखते होंगे कि अब तो कटनी या दौनी साथ साथ भी होने लगा है, बहुत उन्नत। अब दवा छिड़कने के लिए भी ड्रोन आ गया है खेती में। तो उन्नत यानी तकनीक का, उन्नत तकनीक के इस्तेमाल विकास से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने जो कहा कि कौन समाज कैसा हथियार इस्तेमाल करता है, तो आदमी से, बंदर से जो आदमी बना, हाथ फ्री हुआ, फिर औजार का इजाद हुआ। और औजार पहले पत्थर के बने, पत्थर के औजार हथियार से लेकर के बाद में तांबा और धातु का विकास हुआ। और इससे मानव समाज का विकास होता है। मानव समाज का विकास हुआ तो मानव सबसे कमजोर इस धरती का जीव था। कमजोर इन द सेंस कि मानव समाज में आप देखिएगा, छोटा जानवर से भी आप नहीं भिड़ सकते हैं ताकत के दृष्टिकोण से, लेकिन मानव में एक चीज हुआ। इस पर एक किताब है बहुत अच्छा, जो जानने और समझने की जरूरत है कि कैसे समाज का तरक्की हुआ है, विकास हुआ है, अलग अलग अवस्था में आया है समाज। वो एक जमाना था जब आदमी दास प्रथा के रूप में मार्क्स ने चर्चा किया। उस समय लोग जंगलों में रहा करते थे, प्रकृति पर आश्रित थे। एक बात कही जाती है कि आदमी और जानवर में फर्क क्या है? आदमी और जानवर में क्या फर्क है? तो जो प्रकृति पर आश्रित हो, जो प्रकृति में मिल जाए, उसी पर हम जीवन यापन करें,
वह जानवर होता है, और मानव वह है जो प्रकृति को नियंत्रित करके अपने अनुकूल बनाने लगे, वह मनुष्य होता है। इसलिए गाय बैल भैंस देखिएगा, जंगल में घास मिलेगा, चर लेगा, नहीं मिलेगा, जो मिल जाए तो खाएगा। मानव क्या है? वह सृजनात्मक होता है, वह सृजन करता है, वह पैदा करता है, वह अपने अनुकूल बनाता है। अगर बहुत धूप है तो उससे बचने के लिए घर का इजाद भी किया, अगर बहुत पानी है, बाढ़ है, तो उसे रोकने के लिए बांध का भी बांधने की तैयारी किया। तो मानव समाज का इतिहास शुरू होता है इस संदर्भ में भी। आप पुराने जमाने का भी देखेंगे, जंगल में किस तरह आदमी पहले आखेट करता था। कोई दुनिया की सीमाएं नहीं थी, कोई भूगोल नहीं था। इतिहास अगर आप देखेंगे मानव जाति का इतिहास को, जो आज चर्चा होती है, भारत एक खास अवस्था में विकसित हुआ है जिसकी चर्चा भी आगे नहीं करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि विकास के क्रम में औजार का विकास हुआ, प्रकृति पर नियंत्रण करने का, अपने अनुकूल काम करने का आदमी में क्षमता आई। क्षमता आया कैसे? कैसे क्षमता आ गई? क्यों आदमी आदमी बन गया? वो आदमी इसलिए बना कि पहले जंगल में आश्रित था, इसको करता था, शिकार करता था, आग की खोज हो गई थी, देखा कि जंगल में आग लग गई तो कई जानवर मर गए, पशु पक्षी मर गए, उसका मांस खाया तो स्वादिष्ट भी लगा। तो अनुभव से सीख करके पहले जंगल में आखेट करता था, शिकार करता था जंगल में, और जब मांस खाया तो मांस से प्रोटीन जो शरीर को मिला तो उससे दिमाग का विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, और जितना प्रोटीन मिला उससे विकास हुआ। ये लोग आज वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की जो चर्चा बड़े पैमाने पर होती है समाज में, आप इस सब बाद के दिनों में बनाई हुई बातें हैं, लेकिन मानव सभ्यता का शुरुआत ही नॉन वेज से होता है, क्योंकि हम जंगल पे आश्रित थे, जंगल के जीव। और कहा गया है शास्त्र में भी, जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन है। पुरातन आप इतिहास भी देखेंगे तो, और जीव जीवस्य भोजनम का श्लोक देखें या इतिहास देखें, जो लोग भाषण कर रहे हैं ना, हम उसमें आलोचना की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, अदरवाइज इसको नहीं देखेंगे। तो मनुस्मृति इसमें से कितना लोग देखा है? कोई देखे हैं? हाथ उठाइए तो। नहीं देखा है कोई ना? एक पतली सी किताब है मनुस्मृति, पुराने जमाने की, जिसके बारे में कहा जाता है मनु जी ने लिखा था। हम कथा में नहीं गए सृष्टि की रचना में कि मनु और शत्रुपा मिलकर के कैसे सृष्टि की रचना किए। हम शिव तांडव के बारे में कहानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा घड़ी इजाजत नहीं दे रही है। नहीं तो सृष्टि के बारे में भी बहुत सी चर्चाएं जो है, उसमें मनु शत्रुपा की जो चर्चा है, शिव की जो पूजा करते हैं हम लोग, शिव पूजा का क्या मतलब है, सृष्टि कर्ता की पूजा है शिव की पूजा, लिंग की पूजा सृष्टि रचना की पूजा है, वो एक अलग कथा है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन आप शुरू से देखेंगे तो मांसाहार सामाजिक जीवन का आधार थी, और इसीलिए महाभारत देखें और मनुस्मृति देखें, मनुस्मृति में तो लिखा है कि अगर पितरों को मांस दान नहीं किया गया तो उनकी मुक्ति नहीं मिलेगी, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। महाभारत जो पुराना इतिहास धर्म ग्रंथ कहा जाता है, महाभारत के वन पर्व में चर्चा है कि उस जमाने के बहुत बड़े दानी राजा थे, उनका नाम था रंतिदेव। वो रंतिदेव के पाकशाला में, किचन में 100,000 गाय रोज काटी जाती थी, और गाय का मांस और चावल दान किया जाता था, और उससे वो बहुत बड़ा दानी राजा कहा है। महाभारत में चर्चा है कि शादी ब्याह में लाल बछड़े के चमड़ा पर बैठकर वर और वधू की शादी होती थी। आप अगर इतिहास देखें, पुरातन इतिहास की सारी बातें हैं, लेकिन बाद के दिनों में कहा गया, मैं यह कह रहा हूं कि समाज विकास के क्रम में प्रारंभ में आदमी बना, वह नॉन वेज से। हमारे यहाँ बहुत बड़े
विद्वान हुए जिनको महापंडित कहा गया, भारत के तमाम लोगों ने स्वीकार किया। उनका नाम था महापंडित राहुल शंकरत्यायन। वह स्कूली शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन दुनिया के प्रधान विद्वान माने गए। दुनिया के बहुत से देशों में भ्रमण किया भूमक्का स्वामी के रूप में, और इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया। चीन गए, तिब्बत गए, और घोड़ा पर उस समय तो गधा होता था, खच्चर बोलते थे, उस पर लाद कर पांडुलिपि लाए थे। और उन्होंने बहुत रचना किया है, बहुत किताब लिखी है। वह लिखते हैं कि हम तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, गाय माता की पूजा होती थी, लेकिन जब तिब्बत में गए बहुत ठंडक था, और ठंडक में वहाँ गाय नहीं, बोले कि फलाना गाय था जो गाय माता जैसा ही दिखता था, लोग खाते थे, तो हमारी मजबूरी हो गई, उस ठंडा में हम रह नहीं सकते थे, तो हम भी खाने लगे। कहने का मतलब है कि हर वातावरण के मुताबिक भोजन, खान पान, रहन सहन, ये सारा चीज होते रहा। तो समाज विकास का इतिहास है, और समाज विकास के इतिहास में आप देखते हैं कि शुरू में दास प्रथा था। शुरू में लोग जब जंगल में रहने लगे, तो जंगल में रहने में लोग जंगल में शिकार करते थे। एक जंगल में शिकार करते जब दूसरा इलाके में चले गए, तो उस इलाके पर कब्जा कर लेते थे, तब कहते थे कि मेरा क्षेत्र हो गया। लेकिन उस इलाके के रहने वाला लोग जो हार जाता था, उसको मार दिया जाता था, काट दिया जाता था। क्यों भाई, ये जिंदा रहेगा तो ही खाना खाएगा, तो खाना खाएगा तो हमारे ही सब जना खाएगा। तो इतना अभाव था कि विजेता लोग विजित लोगों को मार डालता था। इसलिए बहुत खराब स्थिति थी उस जंगल झाड़ में रहने वाला। और इसीलिए बाद के दिनों में जब लोग कृषि करना सीख लिया, देखा कि पेड़ से बीज गिरता है, बीज फिर उग जाता है, बच्चे गाय के हों, बछड़ा पैदा करते हैं, तो पशुपालन सीखा, कृषि सीखा। और जब कृषि या पशुपालन का विकास हुआ, तब समाज आदिम युग से, उसको आदिम युग कहते थे, जो जंगल में लोग रहा करते थे, आदिकालीन युग, इसकी चर्चा महाभारत में दी है। खाली चर्चा नहीं किया। महाभारत में आप एक प्रसंग देखेंगे कि जब भीष्म पितामह सरसैया पर थे, उनको बाण लगी थी, तो दिन भर युद्ध होता था, रात में लोग विश्राम भी करते थे। महाभारत की कथा में है युद्ध का एक अपना नियम होता था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि चलो पितामह से कुछ शिक्षा लिया जाए। तो पितामह के यहाँ पांचों भाई गए और पितामह से पूछते हैं कि पितामह, युद्ध क्यों होता है? यह विनाश लीला, भाई भाई को मार रहे हैं, चाचा ताऊ एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है पितामह? कब से हो रहा? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि एक समय था, न राजा था, न प्रजा था, न दंड था, न विधान था, इसलिए युद्ध भी नहीं था। जब से राजा प्रजा का भेद हुआ है, दंड और विधान बने हैं, तब से यह युद्ध है। और जब तक यह भेद रहेगा, तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। यह महाभारत में चर्चा है। और यही बात मार्क्स भी कहते हैं कि जब भेद पैदा हुआ, मैंने प्रारंभ में क्या कहा, सारी घटनाक्रमों आज तक का मानव समाज सामाजिक प्रपंचों का बेवकूफ शिकार होते रहा है। सामाजिक प्रपंच का ही हिस्सा है। खान पान, धर्म, कर्म, सब अलग अलग चीज है जिसकी हम चर्चा आगे भी थोड़ा करेंगे। लेकिन उसके बेवकूफ शिकार होते रहे हैं, और तब तक होते रहेंगे जब तक वर्ग दृष्टिकोण से देखना न सीखें। वो वर्ग दृष्टिकोण क्या है? समाज का विकास एक कालक्रम में, एक जमाना था जब कोई वर्ग नहीं था, आदिम काल था। और वो आदिम काल में लोग जंगल में रहते थे, आखेट करते थे, कोई किसी पर शासन नहीं करता था। लेकिन उस जंगल राज में कौन था? वीर भोग्या वसुंधरा। जो ताकतवर होता था वही राज करता था, जिसको बोलते हैं जंगल राज। शेर होता है तो जंगल का राजा होता है, यानी ताकत वाला ही राज करेगा। तो ये जंगल राज था। लेकिन समाज जब बना, सभ्य समाज जब पशुपालन सीखा, जब कृषि करना सीख लिया, तो वहीं वह आदिम समाज
वर्ग समाज में बट गया। कैसे? तो जो ताकतवर समूह होता था, जो एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर हरा देता था, तो उसका जो लीडर होता था वो सोचने लगा कि हम लोगों को जो मार डालते हैं तो उसको हम क्यों नहीं अपना काम में इस्तेमाल करें, उसको दास बना लें, गुलाम बना लें, और गुलाम बना के उससे खेती करा लें। तो वहां से शुरू होती है गुलामी की प्रथा, और वहीं से शुरू होता है दास प्रभु मालिक। ये दासों का बड़ी पुरातन इतिहास है किस तरह से, और वह दासों का इतिहास है तो आप देखेंगे हर जगह दिखाई देगा। दास उस समय वस्तु थे, पदार्थ से, जिस तरह की ऊंचा वाला आटा, दाल, लकड़ी वगैरह होता था, आदमी भी उसी तरह वस्तु हुआ करता था, उसकी बिक्री होती थी, आदमी को बेचा जाता था, आदमी को एक दूसरे के यहाँ भेजा जाता था। आप देखेंगे रामायण में चर्चा है, और सीता जी की शादी हुई, राम से विदाई हुई, तब कितनी 100 नौकरानियां और दासियां उनके साथ दहेज में दी गई। यानी आदमी खरीद बिक्री का वस्तु जैसा उपयोग होता था उस जमाने में, वो एक सामाजिक अवस्था थी। और दास, उस स्थिति में जब दास लोग पर इतना दमन होता था, उनको कोई मतलब नहीं था, तो हमने कहा ना कि यही बात मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिक बात में चर्चा किया कि किस तरह वर्ग जब समाज में बना तो वर्ग संघर्ष शुरू होता है, और वर्ग समाज पैदा होता है दास प्रथा से। और वह दास प्रथा में एक दास प्रभु बन गया और एक दास बन गया। ये दोनों की हित में टकराहट होने लगी, क्योंकि जो भी पैदावार होता था वो मालिक उसका उपयोग करता था, ऐश मौज करता था, और यह तो ये दोनों, इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने एक सिद्धांत दिया